नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। डे नंबर 19 सॉल्व करेंगे हम इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जो क्विज सॉल्व करते हैं। स्लॉट नंबर 2 8 PM और स्लॉट नंबर 1 जैसे आपको पता है दिन में 2 बजे होता है, उसको अटेम्प्ट किया करें आप। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इसमें क्या है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो इसमें जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ही वर्ड को कई अलग तरीके से लिखा गया है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट, ठीक है। लेथार्जी जो होता है इसका मतलब होता है आलस, ठीक है। तो ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपको अरेंज करना है, ये कुछ 4 मतलब एक सेंटेंस को 4 अलग अलग भाग ABCD करके लिखा गया है। तो जो करेक्ट सीक्वेंस होगा हमारा वो कौन सा होगा। तो अगर हम ऑप्शन सी के हिसाब से देखें BDAC, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये बी ऑप्शन है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ही टोल्ड मी सेवरल थिंग्स, फिर डी आ गया है ना। तो डी वाला पार्ट ये है, ही टोल्ड मी सेवरल थिंग्स एंड वन ऑफ देम वॉज दैट। फिर ऑप्शन है माई एक्शंस टूवर्ड्स हिम हैड बीन फेल्ट टू बी वेरी अनकाइंड, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी के हिसाब से दिस विल बी करेक्ट सीक्वेंस। अगला है कि यहाँ पे भी आपको सीक्वेंस ही बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी के हिसाब से अगर हम देखें, देखिए BDAC, ठीक है। तो सबसे पहले बी है तो क्या होगा, सम टेक नो थॉट ऑफ द वैल्यू ऑफ टाइम अंटिल दे हैव कम टू द एंड ऑफ इट। मतलब कुछ लोगों को समय की वैल्यू का अंदाजा नहीं होता जब तक कि वो उसके एंड पे ना जाए ना, समय उनका खत्म ना हो जाए। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी के हिसाब से एक मीनिंगफुल ऑर्डर बन गया ये। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आपको फिल करना है। क्या सेंटेंस की आई सॉ अ ब्लैंक स्पेस ऑफ कैटल ग्रेजिंग इन द मीडो, ठीक है। तो देखिए कैटल है ना, तो कैटल की बात हो रही है, तो जहाँ पे कैटल होता है उसके लिए यूज करते हैं हर्ड, है ना। तो हर्ड ऑफ कैटल, ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट, कि हर्ड ऑफ कैटल जो मीडो में चल रहा था। तो अब जैसे यहाँ पे देखिए और भी दिए हुए हैं। तो जैसे ग्रुप है ना, तो ग्रुप का प्रयोग जैसे हम किसी लोगों के समूह के लिए यूज करते हैं। लेटर का प्रयोग जो होता है वो जैसे डॉग है ना और कैट के जो बेबीज होते हैं उनके लिए यूज होता है, या डॉग और कैट के लिए भी यूज कर लेते हैं, उनका जो एक ग्रुप होता है। हर्ड का यूज आपने देख लिया, कैटल के सेंस में यूज करते हैं। और जो बंच है, बंच मतलब किसी भी जैसे कि फ्लावर्स हो गए, है ना, इस तरीके के फल हो गए, तो इस तरीके का अंगूर का जैसे वो गुच्छा होता है, तो बंच का प्रयोग वहां पे करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे भी ब्लैंक स्पेस है कि ही मेड अ पावरफुल ब्लैंक स्पेस इन द रीजन एंड पीपल फेल्ट ही वुड मेक अ गुड लीडर इन द डेज टू कम, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, तो यहाँ पे होगा इंप्रेशन, है ना। जिस हिसाब से सेंटेंस का सेंस है कि ही मेड अ पावरफुल इंप्रेशन इन द रीजन, मतलब कि उसके क्षेत्र में उसने एक अपना अच्छा रुतबा जमा रखा है, इंप्रेशन उसका काफ़ी अच्छा है, और उसी हिसाब से वो आने दिनों में एक अच्छा नेता बन जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि आपको इसमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो सेंटेंस हमारा है कि हु रोट इट, ठीक है। तो इसको जब पैसिव वॉइस करेंगे तो जैसे अभी ये हमारा क्या है कि पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है ना, तो इसको चेंज करेंगे तो जैसे ये हु को हम चेंज करेंगे बाय हुम है, ठीक है। और तो हमारा क्या बन जाएगा सेंटेंस की बाय हुम, फिर वॉज के बाद थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। तो बाय हुम इट वॉज इट रिटन, ठीक है। रोट का रिटन हो गया थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हमारा जो ये कहाँ दिया है ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सगैशियस का आपको ऑपोजिट बताना है। तो इसका ऑपोजिट हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए जो है अनवाइज, ठीक है। तो सगैशियस का मतलब जैसे कि होता है चतुर, है ना, समझदार, और अनवाइज का मतलब हो जाएगा बेवकूफ़, है ना। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे आपको देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कन्वेज द आइडिया ऑफ होम सिकनेस। तो बेसिकली इसका मान लीजिए सिनोनिम ही पूछ रहे हैं आपसे। तो होम सिकनेस का सिनोनिम होता है नोस्टैल्जिया, ठीक है। ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट, ये वाला। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे एक आपको ये वर्ड या एक्सप्रेशन है, इसका आपको मीनिंग बताना है। तो क्या है कि बीइंग इंडेंजर्ड, तो इसका मतलब क्या होगा। तो बीइंग इंडेंजर्ड का मतलब कि खतरे में होना, ठीक है, खतरे में होना। तो उसी हिसाब से उसका एक सिनोनिम हमें अगर इन 4 वर्ड में चूज करना है तो ये हो जाएगा जियोपार्डाइज्ड। ऑप्शन ए जो है इसका मतलब भी यही होता है कि खतरे में ही होना। तो जियोपार्डाइज का मतलब बीइंग इंडेंजर्ड, ऑप्शन ए। 10 नंबर प्रश्न में है कि यहाँ पे देखिए क्या है, आपको रियल मीनिंग बताना है एक मैक्सिम। मैक्सिम का मतलब होता है कहावत, ठीक है।
इसको ध्यान रखिएगा कि अपने आप में भी जैसे ये आपके लिए एक वर्ड मीनिंग हो गई। तो इस कहावत का मतलब बताना है आपको। कहावत क्या है कि चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। तो अब इसमें देखिए दिए हुए जो हमारे चार ऑप्शन है यहाँ पे, इसमें इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा। तो चूंकि ये जो कहावत बनी है तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे उनकी एक पोएम थी, तो उसमें ये चीज़ एक लाइन लिखी हुई थी, तो वहाँ से इस चीज़ को बनाया गया। तो उस लाइन में बेसिकली उनका मतलब ये था, जैसे हिंदी में बताया आपको, कि आदमी अपने बचपन में विकसित की गई जो उसकी आदत होती है और आचरण होता है उसी का उत्पाद होता है। तो समथिंग लगभग ये वही उसी से कहावत बनी। तो इस हिसाब से यहाँ ऑप्शन डी में अगर आप देखें कि ऑल द ट्रेड्स ऑफ अ मैन आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन हिज चाइल्डहुड, तो ये इसलिए इस कहावत का मतलब ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में है कि पूछ रहे हैं कि पॉलीग्लॉट इज समवन हु, तो मतलब कि पॉलीग्लॉट कोई होता है जो कौन होता है। तो पॉलीग्लॉट का बेसिकली आपसे सिनोनिम पूछ रहे हैं, तो पॉलीग्लॉट वो होते हैं कि जो बहुत सी भाषाएं बोल लेते हैं। तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन डी जो है, स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे क्या है कि आपको इंसेप्शन वर्ड का मीनिंग बताना है, ठीक है, एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। तो इसका अर्थ हुआ बिगिनिंग, है ना, शुरुआत करना किसी चीज़ का। इंसेप्शन का मतलब होता है आरंभ, है ना, तो बिगिनिंग का मतलब भी कोई चीज़ का आरंभ या शुरुआत होता है। तो ये हमारा करेक्ट हो गया। 13 नंबर प्रश्न में क्या है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो ये सुपरस्टिशियस सही लिखा है, सक्सेसिव भी ठीक है, एमिकेबल ठीक है, सेंश्योर है ना ये जो गलत लिखा है। अब इसका जो एग्जैक्ट स्पेलिंग होता है वो क्या होता है, तो इसको ऐसे लिखते हैं CENSURE, ठीक है। सेंश्योर का मतलब होता है निंदा करना। जैसे आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो वहाँ पे सेंश्योर मोशन आता है ना पार्लियामेंट में, तो वही है ये, निंदा करना किसी चीज़ की। तो ऑप्शन डी जो है दिस इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। 14 नंबर में है कि चूज द सिनोनिम ऑफ जीनर, है ना, जेनर या जीनर ऐसे कुछ पढ़ते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो इसका मतलब होता है जैसे जेनर का मतलब होता है कोई शैली, है ना। तो उसी हिसाब से जैसे दिए हुए ऑप्शंस में कैटेगरी मान लीजिए हो जाएगा, ठीक है। कैटेगरी मतलब कि कोई चीज़ का ऐसे उसको स्पेशली कैटेगराइज किया गया है। तो जीनर का मतलब भी लगभग वही होता है कि कोई किसी चीज़ की शैली है ना, स्पेशल। तो ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, सिनोनिम। अब यहाँ पे क्या है कि एक फ्रेजल वर्ब है ना, हश अप, इसका आपको मीनिंग बताना है। तो हश अप का मतलब होता है टू हाइड, है ना, किसी चीज़ को छुपा लेना, किसी को पता ना चल पाए, इस सेंस में यूज़ करते हैं हश अप। चलिए 16 नंबर प्रश्न है कि एक ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे, तो इसमें देखिए क्या भरा जाएगा। तो सेंटेंस ब्लैंक स्पेस के बाद है कि इन्फेक्ट्स द डायरेक्टरी ऑफ अ कंप्यूटर बाय चेंजिंग द पाथ दैट इंडिकेट्स द लोकेशन ऑफ अ फाइल। तो जो यहाँ पे नीचे फाइल सिस्टम वायरस दे रखा है ना, ये इसको ब्लैंक स्पेस में फिल करेंगे। तो दिस इन्फेक्ट्स द डायरेक्टरी ऑफ अ कंप्यूटर बाय चेंजिंग द पाथ दैट इंडिकेट्स द फाइल ऑफ अ लोकेशन। तो मान लीजिए कंप्यूटर में कोई चीज़ कहीं पे सेव है, तो उसमें एक जैसे कि डायरेक्टरी होती है ना, एक पूरा एक तरीके से कह लीजिए उसका ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो भी डायरेक्शन है किसी भी चीज़ की, फाइल की या हमारे एप्लीकेशंस की, तो वो एक डायरेक्टरी को जो संक्रमित करता है वो फाइल सिस्टम वायरस एक होता है। उसी को कभी कभी क्लस्टर वायरस बोलते हैं, है ना, क्लस्टर वायरस। तो ये है फाइल के स्थान को इंगित करने वाले पद को बदलकर कंप्यूटर की डायरेक्टरी को संक्रमित करता है। तो ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे चूज द इनकरेक्ट पेयर रिगार्डिंग द शॉर्टकट कीज ऑफ MS पावर पॉइंट, ठीक। तो जो MS पावर पॉइंट होता है हमारा सॉफ्टवेयर, तो उसमें शॉर्टकट कीज जो है तो देख लेते हैं। तो कंट्रोल H से क्या है कि ओपन द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, है ना। तो जैसे मान लीजिए आपने कुछ कोई वर्ड लिखा है उसको रिप्लेस करना है किसी दूसरे वर्ड से, तो कंट्रोल H करेंगे तो ये वाला ऑप्शन खुल के आ जाता है। आप पुराना वर्ड डालिए फिर नया डालिए, वो रिप्लेस कर देगा, तो ये बिल्कुल ठीक है। कंट्रोल T, इसमें क्या है, ओपन्स द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो जो हमारे फॉन्ट्स होते हैं ना, अलग अलग फॉन्ट्स, जैसे कि ये रोबोटो, टाइम्स न्यू रोमन, ये सब चीज़ें, तो यहाँ से कंट्रोल T से ये खुल जाता है। फिर कंट्रोल M, तो जैसे कोई मान लीजिए आप स्लाइड काम करें, मान लीजिए आपके पास 20 स्लाइड्स हैं, ऐसे आपको 21वीं स्लाइड ऐड करनी है, तो कंट्रोल M करेंगे तो एक न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगी। तो ये तीन के तीनों सही हैं, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब है कि 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं आपसे कि एक ब्लैंक स्पेस, एक जैसे कि पोर्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट डिजिटल कैमकॉर्डर्स, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स एंड other devices that can benefit from the high transfer rates. It can also be used to connect two computers to transfer files, ठीक है। तो जैसे कि आपका कंप्यूटर होता है तो उसमें एक ऐसे पोर्ट लगाने का एक पैनल होता है, जैसे लैपटॉप है तो उसके भी साइड्स में ऐसे होते हैं। तो जैसे USB पोर्ट होता है, सीरियल पोर्ट होता है, HDMI पोर्ट होता है ना, लैन केबल का एक पोर्ट होता है। तो जो सीरियल पोर्ट है यहाँ पे उसका यूज़ हम करते हैं ये डिजिटल कैमकॉर्डर्स, जो कैमराज होते हैं, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स और अदर ऐसे ड्राइव्स को कनेक्ट करने के लिए वहाँ पे, जिससे कि काफ़ी एक दो कंप्यूटर्स के बीच में, जैसे यहाँ पे दिया ना लास्ट लाइन में कि दो कंप्यूटर्स के बीच में भी फाइल ट्रांसफ़र करने का सुविधा इससे मिलता है। तो सीरियल पोर्ट जो होता है ये होता है आपका, वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में लिखी है, इसको आप देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूज ऑफ शॉर्टकट की कंट्रोल ई इन द एमएस वर्ड। तो जैसे अभी हमने पहले एमएस पावर पॉइंट देखा, अब वर्ड देख रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए वर्ड में आप कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, अब यहाँ पे कोई आधी लाइन मान लीजिए लिखी है, ठीक। अब उसको आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे है तो इसको खिसका के इधर थोड़ा आगे करना है, ठीक है। तो कंट्रोल ई करेंगे तो उससे ये हो जाता है। तो जो मतलब बेसिकली वो जो स्क्रीन का सेंटर होगा वहाँ पे उस सेलेक्टेड टेक्स्ट को या लाइन को लेके आता है। तो ऑप्शन सी जो है अलाइंस द लाइन और सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, है ना, ये हो जाता है कंट्रोल ई से एमएस वर्ड के अंदर। आप देखिए यहाँ पे क्या है, एक आपसे वसंत उत्सव पूछ रहे हैं, क्या है कि ये देखिए बोहागियो बिशु, है ना, ब्लैंक स्पेस, कहाँ का वसंत उत्सव है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए जो ऑप्शंस दे रखे हैं हमें यहाँ पे नीचे क्या क्या है, मेघालय, मणिपुर, आसाम या फिर मिजोरम, ठीक है। तो जो मेघालय राज्य है हमारा नॉर्थ ईस्ट का, वहाँ का ये मतलब स्प्रिंग फेस्टिवल जो वसंत का मौसम होता है वहाँ पे ये फेस्टिवल मनाते हैं, बोहागियो बिशु। ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे एक रीजनिंग का प्रश्न है, इसको देखते हैं। तो प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित चार में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है। तो ये जो संख्याएं लिखी हैं तो तीन कोई एक तरीके समान है, एक अलग है, इसलिए एक समूह बनाते हैं वो तीन संख्या मतलब मिलके। तो वह कौन सी संख्या है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो जैसे क्या है 123 जो है और 789 और 759, ये सारी संख्याएं जो हैं वो तीन से विभाजित हो जाती हैं, परंतु जो 221 है ये तीन से विभाजित नहीं होगा। तो हमारा जो क्या होगा, ऑड हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि अब देखिए कि ये ब्लड रिलेशन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि बी इज द सिस्टर ऑफ डी, एम इज द फादर ऑफ डी, एन इज द सिस्टर ऑफ एम, देन हाउ इज बी रिलेटेड टू एन। तो इसका एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस फिगर में अगर आप देखिए यहाँ पे, तो जैसे दिखाते हैं आपको, कह रहा है पहला लाइन की बी डी की बहन है, ठीक। तो ये बी जो है इस डी की क्या हो गई, बहन, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ है। फिर एम डी का पिता है, तो ये डी है, तो डी के पिता जो है वो ऊपर एम है, ठीक। फिर एन जो है वो एम की बहन है, तो यहाँ पे हमने ये भी लिखा है। तो पूछ रहे हैं कि बी एन से किस प्रकार संबंधित है। तो एन जो है वो एम की बहन है, तो मतलब बी और डी जैसे मान लीजिए दो बहनें हैं या दो भाई हैं, तो एम इनके पिता हैं। तो अभी पिता के जो बहन होगी वो बच्चों की क्या होगी, मान लीजिए कुछ बुआ होगी। तो बी का जैसे संबंध पूछ रहे हैं तो ये क्या होगी, हमारी भतीजी या फिर भांजी, नीज हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है देखते हैं। अब इन सर्टेन कोड लैंग्वेज ये कैटरैक्ट इज रिटन एज दिस, तो देन हाउ इज प्रोड्यूस्ड रिटन इन दैट कोड। तो इसका कोड लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ अगर इसमें आप देखिए हमने लिखा है जो, तो क्या हो रहा है कि ये 3 2 5 3 8, ठीक है, 8 शब्दों का हमारा कोड है। तो जैसे 3 का पेयर इधर है, 2 का बीच में है, फिर 3 का है। तो अब ऐसे देखिए इस हिसाब से हो रहा है कि टी जो यहाँ लिखा है वो पहले पोजीशन पे आ गया, सी तीसरे पे चला गया और जो दूसरी पोजीशन है वो सेम है। फिर जो 2 के पेयर बन रहे हैं तो उसमें ऑल्टरनेट हो गया इधर और इधर। फिर 3 जो एक्ट है तो इसमें भी सेम वही, पहला तीसरे पे चला गया, तीसरा पहले पे आया, दूसरा वही है। तो ये कोड हमारा निकल के आया। तो जब हम प्रोड्यूस्ड का कोड यहाँ लिखेंगे जो हमसे पूछ रहे हैं, तो जैसे पहले 3 का लिखते हैं तो पी आर ओ, ठीक। तो यहाँ ये ओ इधर आएगा, ओ हो गया, आर अपनी जगह पे ही है और फिर पी आ गया। तो अगर आप सिर्फ इतना 3 का ही कोड देख लें तो ये पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है। तो यही हमारा सही हो जाएगा क्योंकि 3 बाकी के 3 में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ऑप्शन ये जो है ये करेक्ट हो गया। चलिए अगला देखेंगे। अब है यहाँ पे इन एन ऑर्गेनाइजेशन 28 एम्प्लॉयज आर ओनली इंटेलिजेंट, ठीक है। तो इसको थोड़ा ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो कहा जा रहा है कि 28 एम्प्लॉय जो हैं वो इंटेलिजेंट हैं। तो मान लीजिए ये 28, ये इंटेलिजेंट वाले कितने हैं, 28, ठीक। अब फिर अगला कह रहा है कि 37 एम्प्लॉयज आर ओनली हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ऐसे बनाया 37 क्या है, हार्ड वर्किंग है, ठीक है। अब उसी में क्या है कि 41 एम्प्लॉयज आर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग बोथ। तो जो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ये हमारा बीच में, तो 41 यहाँ पे हम लिख देंगे, 41 ही है ना, हाँ ठीक है। तो अब आगे क्या कह रहा है कि इफ ऑल द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटेलिजेंट एंड और हार्ड वर्किंग। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा कलर बदलते हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो सारे एम्प्लॉय हैं या तो वो इंटेलिजेंट हैं या हार्ड वर्किंग हैं, ठीक। तो अब ये इंटेलिजेंट वाले हैं मतलब 28, फिर इधर 37 है हार्ड वर्किंग। अब कह रहा है कि दोनों हो सकते हैं ये, तो 41 वाले भी अभी हम काउंट करके चलेंगे, ठीक है। तो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि देन हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सिंपल सा कुछ नहीं करना है आपको। देखिए हार्ड वर्किंग में 37 थे,
प्लस इंटेलिजेंट में 28 थे, प्लस दोनों के जो थे कॉमन वो 41 थे। इन सबको जोड़ दीजिए तो 106 लोग टोटल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे होंगे। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में लिखी है, इसका आपको देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए है एक प्रश्न कि इन हाउ मेनी वेज कैन द वर्ड ऑरेंज बी अरेंज। ठीक है, तो ऑरेंज शब्द कितनी तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ऑरेंज में हमारे शब्द कितने हैं, 6, ORANGE। ठीक है, 6 शब्द, टोटल 6 वर्ड हैं। ठीक है, तो 6 का फैक्टोरियल कर लीजिए, तो 6 × 5 × 4 × 3 है ना, 2 और 1। ठीक है, टोटल आ जाएगा हमारा कितना, 720। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, 720। तो ऑरेंज शब्द को हम 720 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। इस तरीके के प्रश्न आए तो आप ऐसे ही करें, उसके शब्दों को देख के उतने का फैक्टोरियल ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स इज अ रिजल्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक। ठीक है, तो जो तारे हमारे टिमटिमाते हैं आकाश में, हमको नीचे से प्रतीत होते हैं देखने पे, तो ये रिफ्रैक्शन जो घटना होती है, अपवर्तन, उसका उदाहरण होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि द टर्म दैट आइडेंटिफाइज द आई डिफेक्ट कैरेक्टराइज्ड बाई एन इनएबिलिटी टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, है ना, जो निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होता है, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। हाइपरमेट्रोपिया ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ पे आपको नजदीक की चीजें देखने में दिक्कत होती है और जो दूर की चीजों को देखने में दिक्कत होता है वो मायोपिया होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक मोटर एक ऐसा उपकरण है जो रूपांतरित करता है। ठीक है, तो अब जैसे कि सिंपल एक मोटर की बात हो रही है, तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए वो इलेक्ट्रिक मोटर है, लगभग उसी की बात हो रही है, यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसको जैसे आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए कोई पानी की मोटर है, तो उससे पानी का पंप चलने लगेगा, तो वो एक तरीके से पानी का पंप मैकेनिकल वर्क कर रहा है, तो इस तरीके से कुछ उसकी ऊर्जा जो है वो रूपांतरित हो जाती है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज पैलियोंटोलॉजिस्ट, है ना, व्हाट इज अ पैलियोंटोलॉजिस्ट। तो जीवाश्म विज्ञान देखिए यहाँ पे लिखा है, कौन होता है जो किसका अध्ययन करता है, तो ये करते हैं अध्ययन फॉसिल्स का, जो हमारे जीवाश्म होते हैं उन्हीं का जो अध्ययन करते हैं उसको जीवाश्म विज्ञानी या फिर ये पैलेंटोलॉजिस्ट बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज, है ना, तो इनमें से क्या जो है वो वायरस से नहीं होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, एड्स जो है, तो ये एड्स का भी वायरस होता है। ठीक, डेंगू अपना वायरस से हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस जो है ये आपका बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, और चिकनगुनिया भी वायरस का है, तो ऑप्शन हमारा जो सी है दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पूछा जा रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बाल्टिक स्टेट्स। ठीक है, तो यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं जिनको बाल्टिक नेशन के नाम से जानते हैं। तो उसमें देखिए, चूंकि ये हुआ गया था कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, उसके बाद रशिया से जिन स्टेट्स को मतलब ये ग्रुप है, जिन ग्रुप इस पर्टिकुलर ग्रुप के देशों को रशिया से आज़ादी मिली, उनको बोलते हैं बाल्टिक नेशंस। तो बाल्टिक नेशंस में हमारे कौन कौन से मतलब कि जो देश हैं वो आते हैं, तो इसमें क्या है, लाटविया है आपका, ठीक है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है, ठीक, बेलारूस जो है ये आपका बाल्टिक नेशन नहीं है, तो ये जो है इनकरेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट अकबर के हिंदू सलाहकार बीरबल का जन्म का नाम, मतलब कि इनमें से उनका ओरिजिनल नाम जो जन्म के समय था उनका क्या था, तो महेश दास उनका नाम था। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि संसद के जो दोनों, मतलब कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है ना, उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो इसमें हमने पहले भी बता रखा है आपको कि जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, मतलब अध्यक्ष होते हैं, वो इस ज्वाइंट सेशन को चेयर करते हैं, और आर्टिकल 108 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अंदर ये व्यवस्था दी गई है कि पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में ये मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। 34 है कि नील दर्पण अ बंगाली प्ले रिटन बाय दीन बंधु मित्र। ठीक, तो पहला यही ध्यान रखिए कि नील दर्पण जो है ये बंगाली प्ले है, और इसको लिखा किसने है, दीन बंधु मित्र ने मिड 19th सेंचुरी में लिखा है। ठीक है, तो अब पूछ रहे हैं कि यह किस बारे में है, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो किस पे बेस्ड है। तो ये बेस है आपका जो, सॉरी माफ कीजिएगा, नील विद्रोह जो है इस पे बेस है ये, और इसकी जो इन्होंने रचना करी तो 1858 से 59 के बीच में इसकी रचना की, और नील विद्रोह के ऊपर ये आधारित था। चलिए अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह जो अभी हाल ही में 2020 वाला टोक्यो ओलंपिक 2021 में, है ना, टोक्यो जापान में हुआ, तो उस उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम की जो महिला ध्वजवाहक थी, मतलब जो इंडियन नेशनल टीम वहां गई, तो उसकी जो ध्वजवाहक थी वो कौन थी, तो ये थी आपकी MC मैरी कॉम। ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। फिर 36 नंबर में है कि भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है। तो जो आपका
मैरी टाइम आर्बिट्रेशन सेंटर ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ये गुजरात के गांधीनगर में हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन डी में। इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपसे जरूर। अगला है कि ललित कला एकेडमी जो है नेशनल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, ठीक है, तो इसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं कि ये इस्टेब्लिश कब हुई। तो जो ब्लैंक स्पेस में आपको इसका जो वर्ष है वो भरना है। तो 1954 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है कि विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट, है ना, तो यहाँ देखिए प्रोहिबिट लिखा है, दिस इज स्पेलिंग मिस्टेक, प्रोहिबिट। अब देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक क्या है, इसमें इट्स है ना, उसके बीच में थोड़ा स्पेस हो गया। प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड चिल्ड्रन वर्किंग अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो जो 14 साल से कम की उम्र को बच्चों को मजदूरी पे रखना अपराध है, तो ये किस जो हमारे ये फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इनको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसमें ये किस एक पार्ट का मतलब किस अधिकार का ये किस अधिकार के अंडर ये आ रहा है, आपसे ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो जो ये वाला पर्टिकुलर होगा इसका आंसर ऑप्शन सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो इसके अंदर में 2 आर्टिकल आते हैं, 23 और 24, ठीक है। तो जैसे 23 में क्या है कि फोर्स्ड लेबर है ना, उसके बलात् श्रम के बारे में यहाँ बात की गई है। और 24 में है कि 14 ईयर्स से कम के जो बच्चे हैं उनको अगर किसी ऐसे हेजार्डस वर्क में या उनकी ट्रैफिकिंग करना, उनसे फोर्स्ड लेबर कराना, तो ये 24 में दिया है। और ये शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है फंडामेंटल राइट उसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न के लिए सही है। चलिए अगला है कि एक ब्लैंक स्पेस यहाँ पे फिर है, तो कोई ऐसा मीटर इन अ व्हीकल दैट कैलकुलेट्स डिस्टेंस कवर बाय द व्हीकल। तो जैसे आप बाइक वाइक चलाते होंगे ना, कार चलाते होंगे, तो उसमें जो स्पीड का एक मीटर होता है ना, जो कितनी डिस्टेंस कवर की गई उस वाहन के द्वारा वो बताता है, तो उसको बोलते हैं ओडोमीटर। ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। फिर अगला है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन होती है। तो जैसे पैर की जो हड्डी होती है ना, फीमर, ये सबसे लंबी हड्डी होती है, इसको फीमर बोलते हैं। और ये जो स्टेपीज है ये सबसे छोटी हड्डी होती है ना, कान के अंदर होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप जो है उसका निर्माण किसने करवाया। तो जो किंग अशोक थे, यहाँ पे ऑप्शन सी में है, 2nd है ना सेंचुरी बीसी जो थी, है ना, उसके आसपास इन्होंने इसका निर्माण करवाया। और ये सांची में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और ये लॉर्ड बुद्धा जो थे उनको डेडिकेटेड है। तो ये ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट, सांची का स्तूप अशोका ने बनवाया। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, मनरेगा जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, ये किस वर्ष में पास हुआ था पार्लियामेंट से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट, 2005 में ये मनरेगा एक्ट आया था। चलिए अगला प्रश्न है कि वेयर इज सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो जो आपका ये सेंट्रल पल्प है ना पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो वैसे तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। और उत्तर प्रदेश में कहाँ है ये, सहारनपुर, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि राजेश पंत कमेटी इज रिलेटेड टू। तो साइबर सिक्योरिटी से ये कमेटी रिलेटेड थी। आज से लगभग 1 साल पहले ये लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत जो थे, इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई। और चूंकि उस टाइम ये ऐसी खबरें आ रही थी कि चाइनीज एक फर्म थी सेंजन जेंजुआ करके, तो वो प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ और इन सब पे ऐसे डिजिटल सर्विलांस कर रहे थे, तो उसकी इंक्वायरी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, है ना। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। अब अगला है कि क्यागा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड। तो ये क्यागा पावर ये परमाणु संयंत्र जो है ये आपका कर्नाटक में है, ठीक है, ऑप्शन सी जो है। तो वहाँ पे काली रिवर के किनारे ये है, और 1988 के आसपास इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, और सन 2000 से ये ऑपरेशनल है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का आपको नाम बताना है, ठीक है। तो सूर्योदय शब्द जो है तो ये किसी जैसे कि 2 शब्दों के संयोजन से बना, सूर्य प्लस उदय, तो इसमें क्या है आपका गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि समाज साहित्य से उसी तरह जुड़ा है जैसे, ठीक है। तो अब जैसे जिस प्रकार साहित्य जो है समाज से काफ़ी मतलब गहराई से जुड़ा है, तो उसी प्रकार जो देह और प्राण का संबंध है ना, ये हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो जैसे बिना प्राण के देह का कोई अर्थ नहीं है, तो साहित्य भी कुछ उसी तरह से समाज में काम करता है। अगला प्रश्न है कि प्रत्यर्पण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो इसमें प्रति अर्पण, ठीक है, तो प्रति उपसर्ग जो है इसको लगा के प्रत्यर्पण शब्द का निर्माण हो रहा है। तो ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे एक सेंटेंस लिखा है कि साहित्य अजर अमर है, तो इस वाक्य में आए अजर शब्द का अर्थ क्या है। तो जो कभी बूढ़ा नहीं होता उसको बोलते हैं अजर, ठीक है, ऑप्शन सी जो है
ये करेक्ट हो जाएगा। अजर शब्द का अर्थ है जो कभी बूढ़ा ना हो। अगला प्रश्न है कि मितव्यय का विलोम शब्द बताना है आपको। तो मितव्यय का विलोम होगा अपव्यय, ठीक है। ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। और जैसे ये क्या नाम है, बाकी के शब्द जो हैं उसमें कृपण जो है, तो कृपण ये विलोम होता है आपका उदार या दानी का, ठीक है। और जैसे अल्पव्यय है, ठीक, तो ये जो नीचे बहुव्यय लिखा है इसका विलोम हो जाएगा, और मितव्यय का अपव्यय, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने देखा। तो यहाँ तक ये 50 क्वेश्चन आज के सॉल्व हुए। अगले क्वेश्चन आने वाले दिनों में ऐसे सॉल्व करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक जय हिंद।